बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय बीएसएन कम्युनिटी। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बाद आज हम फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग, आप लोगों को तमाम लेक्चर्स की बहुत अच्छी समझ आई। मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर जो है वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा और इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा और पूरी सीरीज में लेक्चर को लेकर सुनिएगा। कोई भी लेक्चर आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। तो हमारा सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि नर्सिंग प्रोसेस पे बेस करता है। तो एक तरह से बेसिकली ये एक इंट्रो का लेक्चर है नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। नर्सिंग प्रोसेस के चैप्टर को आप लोगों की जो कंटेंट है उनमें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 पार्ट्स में। तो हम 1 बाय 1 उन तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे एक सेपरेट लेक्चर के तौर पे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है और इसको एक लेक्चर में कवर अगर मैं करती तो तकरीबन ये 3 से 4 घंटे का लेक्चर बन जाना था। तो हम इसको पार्ट्स में करेंगे ताकि आप लोगों के लिए इसको याद रखना भी आसान हो जाए और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी अच्छी। ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 1 है। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों की आने वाली कोई भी वीडियो जो है, कोई भी लेक्चर आप लोगों का मिसिंग ना हो। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के सिलेबस में पूछे गए, तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे कि क्या चीज है जो कि नर्सिंग के अंदर जिसको इतनी ज्यादा वाइटल इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है नर्सिंग केयर के अंदर जिसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि आप लोगों के कंटेंट के अंदर, सिलेबस के अंदर इसके 5 पार्ट्स डिवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, देन हम बात करेंगे पर्पसेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस कि नर्सिंग प्रोसेस के फर्दर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस किस तरह से हम इसको कंप्लीट जो है हम प्रैक्टिस करते हैं। देन डिस्कस द रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होती है, कौन कौन सी चीजें आपकी नर्सिंग प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए तो वो इफेक्टिव बनेगा। देन डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू द नर्सिंग प्रोसेस कि नर्सिंग प्रोसेस जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ के, फंक्शनल हेल्थ के किस किस एस्पेक्ट को जो है आपका नर्सिंग प्रोसेस कवर करता है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इन तमाम क्वेश्चंस को सेम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग जो है खूब ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो नर्सिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू हम नर्सिंग केयर जो है पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं कि पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, डाटा लेते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर हम जब उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसके रिगार्डिंग एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हम किस किस तरह से पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे। देन हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हमने इंटरवेंशन जो थी हमने इम्प्लीमेंट कर दी, हमने जो जो एक्शन अपने प्लान किया था हमने वो एक्शन परफॉर्म कर दिया और लास्ट पे हम एक इवेल्युएशन करते हैं कि क्या हमने जितनी भी केयर प्रोवाइड की थी अपने पेशेंट को, क्या वो पूरी तरह से हम दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो क्या है डेफिनेशन? द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक, एक सिस्टम वाइज चल रहे हैं, सिस्टमैटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग। रेशनल मेथड क्या होता है? रेशनल जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है कि कोई वजह है जिसके पीछे, ठीक है, कि हम अपनी पूरी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज कर रहे हैं और हम कोई प्रोसेस जो है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। इट्स गोल इज टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स हेल्थ केयर स्टेटस के क्लाइंट का हेल्थ केयर स्टेटस क्या है इस वक्त। देन एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स कि पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्लाइंट का इस वक्त हेल्थ केयर स्टेटस क्या है, फिर उसको एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल वर्ड का क्या मतलब होता है कि जो उसको अभी इस वक्त है, और पोटेंशियल जो हो सकती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स हम उसकी पता चलाएंगे। देन हम इस्टेब्लिश करेंगे प्लान्स को टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स कि जो हमने उसकी नीड्स आइडेंटिफाई की हैं उनको मीट करने के लिए क्या क्या हमें काम करना पड़ेगा, हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस करेंगे ताकि हम उन नीड्स को पूरा कर सकें। थोड़ी सी लंबी है लेकिन अगर आप इसको ट्रिकी मैनर में याद करेंगे तो आप लोगों के याद करना बहुत आसान है कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस पता चलाना है, देन उसकी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, देन आपने प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, फिर आपने जो प्लान ऑफ एक्शन बनाया है आपने उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस करनी है। तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा? नर्सिंग प्रोसेस हो जाएगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट क्या है? एक और डेफिनेशन थी जो आसान सी थी,
उन बच्चों के लिए जिनको छोटी डेफिनेशन याद करना अच्छा लगता है। तो क्या है, अ नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक रैशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर, कि आपने हर पेशेंट को इंडिविजुअल बेसिस पे उसकी अकॉर्डिंग, उसकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इंडिविजुअलाइज केयर प्रोवाइड करनी है। पर्पजेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, हम नर्सिंग प्रोसेस क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम एक प्रोसेस के थ्रू चलें। जब भी हमने कोई अच्छा काम करना होता है, हम चाहते हैं कि हम इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट को, तो हम एक प्रोसेस के थ्रू चलेंगे। तो नर्सिंग प्रोसेस भी उसी तरह से एक प्रोसेस है कि जो हमें जरूरत होती है जिसकी, कि हम इफेक्टिव नर्सिंग केयर अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, तो हमें एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके पर्पसेस देख लेते हैं। द पर्पसेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। अब जो कंपोनेंट आपने डेफिनेशन में पढ़े थे ना, ऑलमोस्ट वही कंपोनेंट्स इसके पर्पसेस हैं। कि सबसे पहले आप क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस पता चलाना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मेरा क्लाइंट है उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कौन सी है, अभी वो किस मसले की वजह से मेरे पास आया है, क्या क्या शिकायतें हैं उसकी, क्या क्या उसकी हेल्थ में जो डिस्टर्बेंसेज आ रही हैं। ठीक है, चाहे वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं या वो पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हमने उन सब के बारे में पता चलाना है। ठीक है, कि हम देखेंगे कि अभी उसको क्या क्या रिस्क है। फॉर एग्जांपल, अभी अगर पेशेंट आपका बुखार के साथ आया है, कोई उसको जो है इंजरी हो गई है, तो आप उसकी फर्दर जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं उस डिजीज की वजह से, आप उन प्रॉब्लम को भी असेस करते हैं टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हेल्थ नीड्स। अब उसकी नीड्स क्या क्या है, जो अभी है या जो आगे उसको हो सकती है। टू इस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। अब जो आपने नीड्स आइडेंटिफाई की हैं पेशेंट की, आपने उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, उन नीड्स को पूरा करने के लिए आपने प्लान बनाना है। टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड्स, कि उन नीड्स को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, आप स्पेसिफिक इंटरवेंशन करेंगे, आप स्पेसिफिक काम करेंगे, आप एक्शन करेंगे। टू डिटरमिन वेदर टू कंटिन्यू, आप ये भी पता चलाते हैं कि क्या आपको कंटिन्यू रखनी है हेल्थ केयर, या उस हेल्थ केयर में कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आनी जो आपके पेशेंट के लिए अच्छी हो, या फिर आपको प्लान ऑफ एक्शन खत्म करना है कि आपके पेशेंट को जितनी केयर आपने प्रोवाइड करनी थी, जो जो आपने करना था वो आप कर चुके हैं, और अब आपका जो है ये प्लान ऑफ केयर जो है आप टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो अभी आगे हम स्टेप्स पढ़ते हैं, तो आपको इन पर्पजेज की और अच्छी तरह से समझ में आएगी कि जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस, इसको हम बोलते हैं असेसमेंट। देन अब जो इसकी एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स और उसकी नीड्स को जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये डायग्नोसिस है। देन थर्ड पे जो आप प्लान इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो प्लानिंग के फेज में आता है। फोर्थ वन पे जब आप नर्सिंग इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपकी इंटरवेंशन में या इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। और लास्ट पे जब आप डिटरमिन कर रहे हैं कि वेदर टू कंटिन्यू, टू मॉडिफाई और टू टर्मिनेट द प्लान ऑफ केयर, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप इवेल्युएशन कर रहे होते हैं। तो यही वाले कंपोनेंट्स हैं नर्सिंग प्रोसेस के। अभी हम आगे देखते हैं तो आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस कौन कौन से हैं। 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। द फर्स्ट वन इज असेसिंग। तो इसके लिए एक निमोनिक मैंने बनाया है यहाँ पे, जो आपकी बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान सा है। मोस्टली आप लोगों के पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि इसके निमोनिक के हिसाब से आप बताएं कि किस तरह से आप नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, असेसिंग है, देन डायग्नोजिंग है, देन प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटिंग है, एंड इवेल्युएटिंग है। तो ये निमोनिक क्या बन गया आपके पास, एड पाई का निमोनिक बन गया। ठीक है, अब इसको एड पाई कर लें, या ए फॉर, ठीक है, आप कर लें कि आ, डी फॉर डिलीशियस पाई कर लें कि आ डिलीशियस पाई। ठीक है, तो दो तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट वन कंपोनेंट हमने पढ़ लिया असेसिंग है, जिसपे आप क्या कर रहे हैं, क्लाइंट को असेस कर रहे हैं कि अभी उसको क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेन आ रही है। सेकेंड में आप डायग्नोज बनाते हैं, जो उसकी एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स है आप उनके बारे में बात करते हैं। थर्ड वन में आप प्लान करते हैं कि उन नीड्स को पूरा करने के लिए आपको क्या प्लान ऑफ एक्शन चाहिए। फोर्थ वन में आप अपनी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जिसमें आप उन प्लान ऑफ एक्शन को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पेशेंट के ऊपर इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, उसको केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लास्ट पे आप इवेल्युएशन में क्या कर रहे होते हैं कि आप ये देख रहे होते हैं कि क्या आपको फर्दर प्लान ऑफ केयर मॉडिफाई करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, किस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन सब कंपोनेंट्स की डिटेल देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छा क्लियर हो जाए। इन्हीं तमाम टॉपिक्स को आप लोगों के जो कंटेंट है उनमें डिवाइड किया गया है 5 हिस्सों में। कि फर्स्ट असेसमेंट का आपका सेपरेट टॉपिक बना दिया उन्होंने, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, देन डायग्नोसिस के, प्लानिंग के। तो इस तरह से हम वन बाय वन इन तमाम को डिस्कस करेंगे सेपरेट लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ छोटी सी डिस्क्रिप्शन है ताकि आप लोगों का समझ अच्छी आ जाए।
असेसिंग में हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग, उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेसिफिक टेबल्स में, किसी भी तरह से हम उसको ग्राफ्स में, चार्ट्स में हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब हम डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं तो हम रैंडमली हर चीजें लिख रहे होते हैं, हर चीज देख रहे होते हैं, क्लाइंट भी आपको रैंडमली बता रहा होता है जो जो उसके दिमाग में जिस वक्त आ रहा होता है। जब आपको सारा डाटा रॉ फॉर्म में मिल गया, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से मुझे सब कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। देन आपको वो चीजें वैलिडेट करनी है। वैलिडेशन का क्या मतलब होता है, आप उनको रीचेक कर रहे हैं कि क्या क्लाइंट ने जो मुझे बताया था वो ठीक भी बताया या नहीं बताया, या मेरे क्लाइंट की जो मेंटल कंडीशन है इस वक्त वो ऐसी नहीं है कि जो चीजें उसने बताई है मैं उन पर रिलाई कर लूँ। तो आप उस डाटा की वैलिडेशन करेंगे कि क्या मुझे ये करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डाटा रिकॉर्ड करते हुए मुझसे ही कहीं कोई गलती हो गई है। आप उस तमाम डाटा को एक दफा से वैलिडेट करते हैं, देन आप उस डाटा को डॉक्यूमेंट कर देते हैं, जो भी क्लाइंट का प्रोफाइल है, फोल्डर है, किसी भी चीज में जहां आपने लिखना होता है, आपकी फैसिलिटी की जो डिमांड है आप उसके अकॉर्डिंग जो है उस डाटा को डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ये 4 स्टेप्स जो आप असेसिंग के अंदर लिखते हैं कि आपको करने होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं, कलेक्ट डाटा, ऑर्गेनाइज डाटा, वैलिडेट डाटा एंड देन डॉक्यूमेंट डाटा। ठीक है, हम इनको डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देन डायग्नोजिंग आती है, तो डायग्नोजिंग में क्या होता है, एनालाइज डाटा। अब जो डाटा हमें मिल गया है हम उसको डबल चेक कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हम उसका। आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिस्क एंड स्ट्रेंथ। हमने बात की थी कि हम उसमें एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, हम रिस्क को स्टडी करते हैं, हम पेशेंट की स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि क्या वो इस डिजीज से, इस कंडीशन से कोप करने की हालत में है भी या नहीं है। फिर हम डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनाते हैं। डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप बताते हैं कि क्लाइंट को, मेरे क्लाइंट को ये रिस्क है, ये प्रॉब्लम है, उसकी न्यूट्रिशन जो है वो खराब हो रही है। अब बताते हैं स्टेटमेंट के अंदर कि आपके पेशेंट को रिस्क है, किस वजह से और क्या रिस्क है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि रिस्क फॉर इंजरी है ड्यू टू फ्रैक्चर। ठीक है, तो आप एक डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट में आप बताते हैं कि आपके पेशेंट को किसी चीज का रिस्क है, कोई चीज उसकी बॉडी की इंपेयर हुई है, डिस्टर्बेंसेस आई हैं। ठीक है, तो आप एक डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में सब कुछ बताते हैं। देन प्लानिंग आती है। अब आपने डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट एक बना ली, जैसे कि आपके पेशेंट को इन्फेक्शन का चांस है, रिस्क है इन्फेक्शन का। ठीक है, क्योंकि उसको इनकॉन्टिनेंस हो रही है, ड्रिबलिंग हो रही है उसके यूरिन की। ठीक है, तो आपने डायग्नोसिस एक बना लिया। अब आप प्लानिंग क्या करेंगे, प्लानिंग आप ये करेंगे ना, कुछ ऐसा करेंगे जिसमें पेशेंट को जो है इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कम से कम हो। तो अब आप क्या करेंगे, आप प्रायोरिटाइज करेंगे प्रॉब्लम्स को। आपने 5, 6, 7 डायग्नोसिस बना लिए, आप देखेंगे कि उनमें से कौन सा डायग्नोसिस है जिसको इमीडिएट बेसिस पे रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको आपको सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। तो आप उन प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, वन बाय वन आप उनको प्रायोरिटी बेस पे सेट करेंगे कि पहले किसको एड्रेस करना है, देन किसको, फिर किसको, लास्ट पे किसको रखना है। फॉर्मुलेट गोल्स और डिजायर्ड आउटकम्स। अब आप डिजायर्ड आउटकम सेट करेंगे कि अगर मैं ये वाला प्लान ऑफ एक्शन प्रैक्टिस करता हूँ या करती हूँ तो क्या होगा, कि मेरा पेशेंट जो ठीक होगा या नहीं होगा। उसको ठीक हो जाना चाहिए अगर मैं ऐसे करता हूँ तो। ठीक है, तो आप लोगों ने गोल सेट करने हैं। वो शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं। जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स रखेंगे तो आपके पेशेंट को ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि क्या मैंने कुछ अचीव किया है, आपको भी सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने कुछ अच्छा लाया हूँ पेशेंट के अंदर। ठीक है, और सेकंड में क्या होगा कि उस पेशेंट को भी लगेगा कि उसकी जो कंडीशन है उसके अंदर कुछ बेहतरी आ रही है। और लॉन्ग टर्म गोल्स जो होंगे वो भी आपको फायदा देंगे विद लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, सिलेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। अब आप इस समय नर्सिंग इंटरवेंशन को सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। राइट नर्सिंग ऑर्डर्स। जो नर्सिंग ऑर्डर्स हैं, जो जो आपने पेशेंट के लिए करना है, आपने वो तमाम चीजें डॉक्यूमेंट कर लेनी है। एक प्लान ऑफ एक्शन बन जाएगा ना आपके पास, एक स्कीमाटा ड्रॉ हो जाएगा कि आपको इस स्कीम के थ्रू इतने लोग इन्वॉल्व होंगे, ऐसे काम होगा। ठीक है, पूरा आपने एक स्कीम ड्रॉ कर ली है, प्लान आपका बन गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने उस पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट कर देना है। आपने क्लाइंट को रीअसेस करना है कि क्या अभी भी वो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ गई है अब तक आपके पिछला पूरा प्रोसीजर करने के दौरान, क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो कि अभी भी आपको एड्रेस करनी है। अपने प्लान ऑफ एक्शन में कुछ चेंजिंग करने की जरूरत है या नहीं है, क्या आपका क्लाइंट आपके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार है या नहीं है। आप उसको इंजेक्शन लगाना चाह रहे हैं जो कि आपका प्लान था, आपका क्लाइंट ही जो है वो मना कर रहा है, कंसेंट नहीं दे रहा है कि मुझे वही नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, आपने उसको रीअसेस करना, डबल चेक करना है कि क्या आप जो इंटरवेंशन अप्लाई करने जा रहे हैं उसके लिए आपका क्लाइंट जो है वो प्रिपेयर है या नहीं है। क्या आपका जो प्लान ऑफ एक्शन था वो उसकी जो नेचर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। देन डिटरमिन द नर्सेज नीड्स फॉर असिस्टेंस। अब नर्स को किन किन लोगों की असिस्टेंस चाहिए है।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लाइंट जो है वो कब कब रिक्वायर कर रहा है, उसको केयर प्रोवाइड कीजिए। इम्प्लीमेंट नर्सिंग ऑर्डर, वो नर्सिंग ऑर्डर जो आपने पहले लिखे थे अब आपने उनको इम्प्लीमेंट करते जाना है। डेलीगेट एंड सुपरवाइज, अब डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन एक ऐसा वर्ड है जिसे हम यूज करते हैं कि जब आप किसी की ड्यूटीज जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल के अंदर एक स्टाफ हेड नर्स जो होती है वो डेलीगेट करती है ड्यूटीज, कि हर स्टाफ को कुछ पेशेंट्स असाइन किए जाते हैं कि आपने इतने पेशेंट्स की केयर प्रोवाइड करनी है, आपने इतने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो डेलीगेशन और सुपरविजन होती है फिर कि मेरा ये पेशेंट है, इसका ये काम कौन करेगा, ठीक है। डॉक्टर आके उसको मेडिसिन जो है वो लिख कर देंगे, उसको जो है असेस करेंगे, स्टाफ नर्स जो है वो असेस करेगी आके, ठीक है। उसके अलावा इस पेशेंट को कब कब केयर प्रोवाइड करनी है, कब कब उसको खाना देना है, तो आप किसने प्रोवाइड करनी है वो तमाम केयर, तो आपने डेलीगेशन करनी है। देन डॉक्यूमेंट नर्सिंग एक्शन, अब जो जो नर्सिंग एक्शन आपने परफॉर्म किए हैं आपने उन सबको डॉक्यूमेंट कर देना है। देन लास्ट वन क्या है, आपके पास इवेल्युएटिंग है। इवेल्युएशन का सिंपल अगर हम मीनिंग देखें तो क्या होता है, हमने फीडबैक लेना होता है, हम चेक कर रहे हैं, हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या हमने जो काम किया है उससे हमें कुछ बेनिफिट मिला है, कुछ आउटकम मिली है या नहीं मिली है, जो गोल हमने सेट किए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू आउटकम्स। हम पेशेंट से बात करते हैं कि क्या आपको अपनी कंडीशन में कुछ बेहतरी नजर आनी शुरू हुई है या नहीं हुई है। हम आउटकम्स के अकॉर्डिंग जो है हम डेटा इकट्ठा करना शुरू करते हैं कि क्या आउटकम्स आई हैं, अगर आई हैं तो कितने % आई हैं। कंपेयर डाटा विद आउटकम्स, अब जो डेटा आपको मिला है आपने उसको कंपैरिजन करना है किसके साथ, जो आउटकम्स आपने पहले से लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहले से 10 आउटकम्स लिखी हुई कि मैं अगर इस तरह का नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, ये 10 आउटकम्स मुझे मिलनी चाहिए। अब पेशेंट आपको बताता है कि उसमें से सिर्फ 8 आप अचीव कर पाए हैं, 2 आप अभी भी अचीव नहीं कर पाए हैं, तो आपने कंपैरिजन करना होता है। रिलेट नर्सिंग एक्शन टू क्लाइंट गोल्स और आउटकम्स, अब आप नर्सिंग एक्शन देखें कि क्या उन 10 आउटकम्स को अचीव करने के लिए उस तरह के एक्शन किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। देन ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट प्रॉब्लम स्टेटस, अब अपने कंक्लूजन निकालना है कि आपका जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से हल हुआ है या अभी भी आपको दोबारा से सर्टेन मॉडिफिकेशंस लाके दोबारा से पूरा प्रोसीजर चलाना है। नर्सिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं होता कि एक के बाद एक स्टेप आ रहा है, पहले आप असेस करेंगे, देन आप डायग्नोसिस बनाएंगे, फिर आप प्लानिंग बनाएंगे। ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा होता है कि जहां कहीं आपको किसी चीज में प्रॉब्लम नजर आती है आप दोबारा से पिछले स्टेप में जाके वहां मॉडिफिकेशन करके दोबारा से आते हैं। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है कि आपने इवैल्यूएशन की, आपको लगा कि अभी भी पेशेंट के अंदर जो है आउटकम बेहतरी नहीं आई है, आप दोबारा से असेस करेंगे, दोबारा से डायग्नोसिस बनाएंगे और दोबारा से सारा कुछ शुरू हो जाएगा। देन आप डिसाइड करेंगे कि कंटिन्यू करना चाहिए आपको अपना प्लान ऑफ एक्शन, उसमें सर्टेन मॉडिफिकेशन लेकर आनी चाहिए या टर्मिनेट कर देना है आपने प्लान अपना, क्लाइंट जो है वो बिल्कुल अब ठीक हो गया। देन हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस द रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। The first one is the process should be open, flexible. Open और flexible उसको होना चाहिए to meet the unique needs of client, family group और community। कि जितने भी क्लाइंट होते हैं हम समझते हैं ना कि एक ह्यूमन बीइंग जो है उसकी जो फेशियल इंप्रेशन है, ठीक है, जो फेशियल फीचर्स हैं उसके वो डिफरेंट होते हैं सबसे, जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, उसी तरह से जो पेशेंट्स की नीड्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती है, यूनिक होती हैं। आपने अपने नर्सिंग प्रोसेस को ओपन और फ्लेक्सिबल रखना चाहिए जो कि हर पेशेंट की यूनिक नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करने की सलाहियत रखता हो। ये साइक्लिक और डायनामिक होना चाहिए, जिससे हमने पहले बात की थी कि आपका नर्सिंग प्रोसेस जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आपके आगे आउटकम्स आपको अचीव नहीं होंगी तो आप पिछले स्टेप में जाके अपना जो प्रोसीजर है उसको चेंज करके दोबारा से आएंगे। इट मस्ट बी क्लाइंट सेंटर्ड, क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए कि आपका मेन फोकस आपका क्लाइंट होना चाहिए, उसकी केयर होनी चाहिए। इट मस्ट बी गोल डायरेक्टेड, गोल डायरेक्टेड जब तक आपका नर्सिंग प्रोसेस नहीं होगा आप कामयाब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक गोल सेट नहीं होता तब तक अचीवमेंट की फीलिंग नहीं आती और कोई भी पूरे स्पिरिट से काम नहीं करता। इट शुड बी प्लान्ड, तो आपका जो नर्सिंग प्रोसेस है पूरे प्लानिंग के साथ होना चाहिए, कभी भी उसमें हैपहैजर्डली या कुछ भी आपने खराब नहीं करना उसको, ठीक है। आपने एक प्लानिंग बनानी है, आपने पूरा एक सेटअप बनाना है, आपको इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने किस किस तरह से किस चीज को परफॉर्म करना है। इट मस्ट बी इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव, ठीक है, कि इसमें आप अकेले नर्सिंग केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो कोलैबोरेशन होनी चाहिए आपके पूरे नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करें और जो कंबाइन जो आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को वो इफेक्टिवली प्रोवाइड कर सकें। It must be interpersonal and collaborative because it requires the nurse to communicate directly with the client. एक तो ये नर्स और क्लाइंट के बिटवीन होगा कि क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम खुल के अपनी जो है स्टाफ नर्स उसको बता सकता है,
देन कोलैबोरेशन इसके अंदर आती है कि क्लाइंट खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और बाकी जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो भी उस केयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इट शुड परमिट क्रिएटिविटी फॉर द नर्स एंड क्लाइंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब चूंकि पेशेंट की यूनिक नीड्स हैं तो उन यूनिक नीड्स को मीट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तो वो क्रिएटिव थिंकिंग आपको नर्सिंग प्रोसेस प्रोवाइड करता है कि जब आप उसमें रैशनली सोचते हैं, आप नया कुछ करना चाहते हैं, आप किसी नए प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके अंदर क्या होगा, क्रिएटिव थिंकिंग की एबिलिटी आएगी। इट शुड एम्फेसाइज फीडबैक। आपको फीडबैक मिलना चाहिए इसमें कि क्या आपने जो प्रोसेस अप्लाई किया है, जो इंटरवेंशन आपने इम्प्लीमेंट की है, क्या उनका कुछ फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसी है ना। इट शुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल, कि हर तरह के क्लाइंट पे नर्सिंग प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू द नर्सिंग प्रोसेस। कि नर्सिंग प्रोसेस में जब आप फंक्शनली काम कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी आप हेल्थ अप्रोचेस करते हैं, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हुए, ठीक है, कि हम हेल्थ के कौन कौन से एस्पेक्ट देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि नीचे हम कौन कौन से फर्दर एस्पेक्ट देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं गॉर्डन्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न इज अ मेथड यूज्ड बाय नर्सेज इन द नर्सिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। कि जब आप पेशेंट की असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप जो है फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के अकॉर्डिंग असेसमेंट करते हैं, फिर आप उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आप डायग्नोसिस, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करके देन आप इवेल्युएशन कर लेते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग एरियाज आर असेस्ड थ्रू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द नर्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ इंडिविजुअल्स हेल्थ स्टेटस। कि आप जो है फॉलोइंग जो आपको मैं बताऊंगी अभी, जितने भी आपके पास एरियाज हैं आप उनको असेस करते हैं और आप इंडिविजुअल की हेल्थ स्टेटस के बारे में एक बेटर असेसमेंट जो है आप वो ड्रॉ कर लेते हैं और आप फिर ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, कि जिनसे क्या हो कि जो क्लाइंट की जो नॉर्मल हेल्थ लेवल होना चाहिए था, ठीक है, या जो वेलनेस उसकी होनी चाहिए थी, आप उसको अचीव कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला आपके पास क्या है, हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कि उस क्लाइंट की अपनी हेल्थ के बारे में क्या परसेप्शन है, क्या वो खुद को जो है इस वक्त हेल्दी फील कर रहा है या वो अपने आप को वीक और डिजीज जोड़िल फील कर रहा है। सेकेंड में आप न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्लाइंट की डाइट कैसी है, आप उसका बीएमआई जो है उसको चेक करते हैं, आप उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसके बारे में आप चेकिंग करते हैं, ठीक है, आप उसकी जो बॉडी फिजिक है आप उसको चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको चेक करते हैं कि उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं, आप उसके सर्टन जो टेस्ट हैं, आप बायोमेडिकल टेस्ट जो है उनको करवाते हैं, तो आपको उसकी न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में पता चल जाता है। तो जब आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो आप जो है बेटर असेसमेंट करके आप अच्छी डायग्नोसिस बना के आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। देन एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन पैटर्न एंड प्रॉब्लम नीड टू बी इवेल्युएटेड, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन, इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस क्या होती है कि इनवॉलंटरी लॉस हो रहा है यूरिन का या फीसिस का, ड्रिबलिंग हो रही है उनकी, ठीक है, और डायरिया के बारे में आपको पता चल जाता है, ठीक है। देन आपके पास आपको एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न क्लाइंट का पता चलेगा कि वेदर वन इज एबल टू डू डेली एक्टिविटीज नॉर्मली विदाउट एनी प्रॉब्लम और असिस्टेंस और सेल्फ केयर एक्टिविटीज। क्या आपका जो क्लाइंट है वो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप इस हेल्थ अप्रोच के थ्रू भी क्लाइंट की एक्चुअल प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। देन स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न आप उसका देखते हैं कि क्लाइंट जो है वो अच्छी तरह से सो भी पा रहा है या नहीं सो पा रहा। हाइपरसोमनिया क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा सोता है, इनसोमनिया क्या होता है कि उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। डू दे हैव नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न या उनके नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न है। देन कॉग्निटिव परसेप्चुअल असेसमेंट। कॉग्निटिव परसेप्चुअल असेसमेंट क्या होती है कि उसका जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है, उसका जो ब्रेन एक्टिविटी है, किसी चीज को समझने की सलाहियत, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है इस वक्त नॉर्मल पे बेस कर रहा है या वो एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है। देन सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कंसेप्ट, उसका अपना सेल्फ इमेज क्या है, अपनी बॉडी के बारे में, अपनी फिजिक के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में वो किस तरह से सोचता है। देन रोल रिलेशनशिप पैटर्न, कि आप देखते हैं कि उसकी फैमिली के साथ उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसके पीयर्स कैसे हैं, सिबलिंग्स कैसे हैं उसके, ठीक है, और उसकी जो है अपनी वो सोशल लाइफ किस तरह की है। देन आप सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव पैटर्न के बारे में उससे पूछते हैं कि उसकी जो है मैरिड लाइफ जो है वो किस तरह की चल रही है, उसके कितने बच्चे हैं, ठीक है, कि क्या वो अपनी जो है फैमिली के साथ सपोर्टिव है या नहीं है। तो आपको उसकी पूरी सेक्सुअल पैटर्न के बारे में पता चलेगा। देन कोपिंग और स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न आप कैसे पूछते हैं, क्लाइंट से आप पूछते हैं कि क्या उसको पहले से किसी तरह के लॉस का सामना करना पड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट के किसी जो बहुत करीबी है उसकी डेथ हो गई है, तो आप क्लाइंट से ये पूछेंगे कि अगर पहले कभी इस तरह की डेथ हुई थी तो आपने कितनी टाइम में कोप कर लिया था उसको। तो आपको इससे उसके कोपिंग का जो है वो पैटर्न पता चलेगा कि वो अगर 2 महीने लेके ठीक हो रहा है, 4 महीने लेने के बाद वो ठीक हो रहा है, ठीक है।
तो आपको पता चलेगा कि वो बंदा जो है उसमें कितना स्टेमिना है, वो कितना बेयर कर सकता है। देन वैल्यू बिलीफ पैटर्न आपको पता चलेगा उसका कि वो क्लाइंट जो है किस चीज़ को वैल्यू दे रहा है, ठीक है, उसकी क्या बिलीव्स हैं सर्टन चीज़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी हेल्थ के बारे में उसका क्या बिलीव है, उसकी इलनेस के बारे में उसका क्या बिलीव है, वो किस तरह से ठीक होना चाह रहा है, क्या वो ठीक होना भी चाह रहा है या नहीं होना चाह रहा। तो लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये चैप्टर जो था नर्सिंग प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला असेसमेंट पे लेक्चर करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि असेसमेंट जो है किस तरह से हम क्लाइंट की करते हैं, हम उसका इंटरव्यू किस तरह से करते हैं, हम ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो हम उसके पूरे असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हमारा वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहिएगा, लेक्चर को सुनिएगा, ठीक है, और उसको मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।